गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है जीव विज्ञान क्लास के अंदर। सीनियर क्लास का बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम आवर्तबीजी पादप जनन, जिसके कुछ नोट्स आपको मैंने उपलब्ध करवा दिए थे और कुछ वीडियो क्लास भी आपको उपलब्ध करवाई थी। चैप्टर का कुछ पार्ट जो लास्ट में बच गया था वो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आवर्तबीजी पादप जनन हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने जनन के प्रकार लिए थे, जनन की परिभाषा हुई थी और जनन हमने दो प्रकार से बताया था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। फर्स्ट चैप्टर अपना अलैंगिक जनन पर पूरा अलैंगिक जनन हमने स्टार्ट किया था, इसकी परिभाषा हो चुकी थी और इसके दो प्रकार हमने लिए थे, अनिश्चयी के बीच था और दूसरा कायिक जनन। कायिक जनन में पादप की किसी कायिक वज्रतना पत्ती से नए पादप का निर्माण बताया था और अनिश्चयी के बीज था बताया था कि बिना निषेचन के इसमें बीज का निर्माण होता है। कायिक जनन के फिर हमने दो प्रकार किए थे, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो अपने आप होगा, प्रकृति में पादप का जो भाग है, जड़ तना पत्तियां जो है वो स्वतः ही नए पादप का निर्माण करते हैं। और ये प्राकृतिक कायिक जनन हमने चार प्रकार से लिया था, स्तंभ द्वारा, मूल द्वारा, पर्ण द्वारा, जनन संरचना के द्वारा। और कृत्रिम कायिक जनन जो है वो आपको तीन प्रकार से बताया था, कर्तन द्वारा, दाब लगाना और रोपण विधि के द्वारा। कर्तन भी दो प्रकार से बताया था, मूल कर्तन और तना कर्तन। कर्तन में आपको बताया था कि पादप का भाग जो उसको खंडों में डिवाइड करेंगे, टुकड़े करेंगे। यदि हम मूल का उपयोग करते हैं तो वो मूल कर्तन हो जाएगा और तने का या शाखा का उपयोग करते हैं तो वो तना कर्तन हो जाएगा। और मूल और तने के जो खंड है वो नए पादप का निर्माण करेंगे, ये विधि कर्तन द्वारा है। दूसरा हमने प्रकार लिया था दाब लगाना, जिसको हम लेयरिंग भी कहते हैं। ये दाब लगाना में दो प्रकार हमने किए थे, टीलादाब विधि और वायुदाब विधि। यहां तक अपना वायुदाब विधि तक पूरा हो चुका था। तीसरा प्रकार इसमें अपना रोपण है, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये ग्राफ्टिंग जो आज का अपना टॉपिक रहेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज रोपण का जो टॉपिक अपना वो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं रोपण क्या है। रोपण को हम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। ग्राफ्टिंग में होता क्या है कि दो अलग अलग हम प्लांट लेते हैं, दो अलग अलग किस्में लेंगे, दो अलग अलग प्रकार के पादप लेंगे और उन पादपों को आपस में जोड़कर और एक नई प्रकार की किस्म जो तैयार की जाती है। पादप का एक जो भाग वो जड़युक्त होता है और जड़युक्त जो भाग उसको हम स्कंद कहते हैं और उस स्कंद पर या जड़युक्त भाग पर दूसरी किस्म या अच्छी गुणवत्ता या उत्तम किस्म की जो टहनी या शाखा है उसको उस स्कंद के ऊपर रोपण कर दिया जाता है, रोप दिया जाता है और दोनों को फिर आपस में, दोनों भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है और कुछ दिनों के पश्चात पादप में नई कलिकाएं, शाखाएं बनती हैं और नए पादप का निर्माण हो जाता है। यहाँ रोपण के अंदर हम दो पादप को काम में लेंगे। पहला तो इसमें है स्कंद और दूसरा इसमें हम शब्द काम लेते हैं कलम। स्कंद और कलम ये दो पादप के भाग होते हैं। स्कंद का मैंने बताया कि यह जड़युक्त भाग है और जिस उत्तम किस्म का भाग हम स्कंद के साथ जोड़ना चाहते हैं उसको हम कहते हैं कलम। जैसे ये जड़युक्त भाग है, इस जड़युक्त भाग को हम कहते हैं स्कंद कहते हैं और इस स्कंद पर कलम का रोपण किया जाता है। कलम दूसरे किसी अच्छी गुणवत्ता वाले पादप की शाखा हो सकती है, उस शाखा को यहाँ इस पर इसके साथ अटैच करके जोड़कर और इसको रस्सी से या धागे से फिर बांध दिया जाता है और कुछ दिनों के पश्चात एक नए पादप का विकास हो जाता है। रोपण की जो विधि है इसका उपयोग हम व्यावसायिक दृष्टि से जो आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनको तैयार करने में करते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले फलदार पादप बनाने में इसका यूज करते हैं और दो पादपों के मिश्रण से जो एक नया पादप बनता है उसको हम ग्राफ्टेड प्लांट कहते हैं। आजकल वर्तमान में ग्राफ्टेड कई प्रकार की किस्म में ग्राफ्टेड आ रही है, जैसे नींबू ग्राफ्टेड आता है, मैंगो है, अमरूद है, एप्पल बेर है,
ये सब किस प्रकार के ग्राफ्टेड पादप हैं। ओके, तो इस रोपण को भी हम 4 प्रकार से लेते हैं। 4 प्रकार से 2 पादपों को जोड़ा जाता है, अर्थात 4 प्रकार से स्कंद व कलम को आपस में जोड़ते हैं और नया पादप तैयार करते हैं। स्कंद और कलम को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उनका आपस में एक धारा जो वो जुड़ जाए, अटैच हो जाए, और एक धारा जब जुड़ जाता है उसके बाद में दोनों भागों की कोशिकाएं जो उनमें विभाजन होता है और ये भाग पूर्णतया जुड़ जाता है आपस में। और इस रस्सी जो हमने प्रारंभ में बांधी थी इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि रोपण का पहला प्रकार जिह्वा या जीभी रोपण कौन सा है। देखिए, नंबर 1 हमने लिया है जिह्वा रोपण। इसमें क्या करते हैं कि जो स्कंद और कलम हम लेते हैं, स्कंद और कलम जो है इन दोनों की जो चौड़ाई है, तने की जो चौड़ाई होगी, तने की चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तने की जो चौड़ाई होगी वो कैसी होगी, समान होगी। अर्थात जितना चौड़ा स्कंद है उतना चौड़ा क्या होगा, कलम वाला भाग, ऊपर वाला भाग कलम है, तो दोनों की चौड़ाई कैसी होगी, समान होगी। अब यहाँ ये 4 प्रकार की बेस पर हम लिए, कटिंग के बेस पर लिए हैं। जब स्कंद और कलम को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने से पहले इनको इस प्रकार से काटते हैं कि आपस में ये फिट हो जाए एक दूसरे में। तो पहला जो प्रकार है जिह्वा, इसमें क्या करते हैं, जैसे पहले हमने लिया स्कंद लिया है, ये स्कंद वाला भाग है, तो इस स्कंद को पहले तो ऊपर से प्लेन काटेंगे और फिर इसको काटते हैं, तो इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसको काटेंगे। ये भाग तो हो गया स्कंद का वाला भाग, और इस पर हम कलम ऐड करेंगे, कलम को जोड़ेंगे। तो कलम का जो नीचे वाला भाग, ये कलम वाला भाग हमने लिया है, इस नीचे वाले भाग को इस प्रकार से काटेंगे कि ये स्कंद में फिट हो जाए। तो ये यहाँ ये जो भाग है ये वी शेप दिख रहा है आपको, और ये इसकी ऊपर वाली सतह दिख रही है, ये वी शेप भाग है। और इस कलम की कटिंग इस प्रकार करेंगे कि वो इस स्कंद में फिट हो जाए। तो कलम की जो कटिंग है वो इस प्रकार से करते हैं, नीचे वाला भाग काटेंगे और नीचे वाला भाग इस प्रकार से होगा। कलम की भी चौड़ाई जो स्कंद के समान होगी, तो ये नीचे से कलम को इस प्रकार से काटेंगे और स्कंद को ऊपर से इस प्रकार से काटेंगे। अब दोनों भागों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये पहले हम बनाएंगे स्कंद वाला भाग, और इस पर लगाएंगे कलम वाला भाग। तो कलम वाले भाग कटिंग हमने इस प्रकार से ली थी। ये दोनों भाग आपस में अटैच करेंगे, एक दूसरे में फिट होंगे, और फिट होने के बाद इनको यहाँ से धागे से या रस्सी से बांध दिया जाएगा। ठीक है, कुछ सप्ताह बाद क्या होगा, इन दोनों भागों में एधा जुड़ जाएगा, और एधा जुड़ने के बाद में इनमें जो कोशिकाएं जो है वो विभाजन करना स्टार्ट करेंगी और दोनों भाग आपस में जुड़ जाएंगे। और ये 2 पादप हैं, नीचे वाला पादप जो है उसी किस्म अलग है, ऊपर वाला जो कलम हमने लिया उसी किस्म अलग है। 2 किस्मों से एक नई किस्म का निर्माण हो जाएगा, और जो नया प्लांट तैयार होगा उसे हम कहेंगे ग्राफ्टेड प्लांट। ठीक है, जो नींबू है, आम है, अमरूद है, उनमें इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ये होगा जीवारोपण। जीवारोपण के बाद दूसरा प्रकार आता है फत्सर। दूसरा प्रकार रोपण का है फत्सर रोपण। तो फत्सर रोपण में भी जो कलम है और स्कंद जो होगा, दोनों की मोटाई कैसे रखेंगे, हम सेम रखेंगे। समान मोटाई वाले कलम और स्कंद में फत्सर रोपण विधि का यूज करेंगे। इसमें भी नीचे वाला भाग स्कंद लेंगे जो जड़ युक्त होगा, और इस स्कंद का जो ऊपर वाला भाग है इसको हम वी शेप में काटेंगे।
स्कंद को वी शेप में काटेंगे और ऊपर जो लेंगे कलम वाला भाग, कलम वाले भाग को वेज शेप में, वेज शेप मतलब होता है फनाकार, फन क्या करते हैं काटेंगे इस प्रकार से, स्कंद को वी शेप में और जो कलम है उसको फन शेप में या फनाकार काटेंगे। दोनों को आपस में फिट कर देंगे और इसके बाद इनको आपस में रस्सी से बांध दिया जाएगा। ठीक है, इनके एदा आपस में जुड़ जाएंगे, कोशिकाएं विभाजन करना प्रारंभ करेंगी और ये जो भाग आपस में जुड़ जाएगा और क्राफ्टेड पादप तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर कलम और स्कंद दोनों में मोटाई कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, समान मोटाई का स्कंद होगा, समान मोटाई का कलम वाला भाग होगा। ठीक है, ये हो गई फत्सरोपण विधि। तीसरा प्रकार है कीरिट, कीरिट रोपण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। ये इन ऊपर वाले दो से थोड़ा अलग है। यहाँ क्या होगा, जो स्कंद होगा उसकी चौड़ाई कुछ ज्यादा होगी, जैसे ये स्कंद की चौड़ाई है, ये स्कंद अधिक चौड़ाई वाला तना होगा यहाँ पर। और जो कलम वाले जो भाग हैं, अब ऊपर वाले जो दो प्रकार थे उनमें तो क्या था कि एक स्कंद पर एक ही कलम हम लगा रहे थे, लेकिन कीरिट रोपण में क्या होगा, यहाँ पर एक से ज्यादा हम कलम लगा सकते हैं। कैसे, जो स्कंद है वो अधिक चौड़ाई वाला है और कलम जो होंगे वो हम यहाँ पर पतले लेंगे, कम व्यास या कम मोटाई वाले कलम का यूज किया जाएगा। जितने भी कलम हम लेते हैं, जैसे हमने ये कलम लिया है, ये दूसरा कलम है, इन कलम को हम नीचे से फनाकार काटेंगे, इस प्रकार से इनको काटते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये फनाकार शेप में इनको काटते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाले में काटा था, इस प्रकार से काटेंगे। और इस स्कंद के किनारे पर, किनारे जो होंगे वहां पर हम गड्ढे बना देंगे। जितने भी हम कलम हम लगाना चाहते हैं वो यहाँ स्कंद के किनारे पर लगा देंगे, यहाँ पर जहां पर भी हमने गड्ढा किया था वहां पर ऊपर कलम को रोप दिया जाएगा। तो यहाँ एक कीरिट जो है, कीरिट रोपण जो, उसमें एक स्कंद के ऊपर कई कलम हम लगा सकते हैं। ओके, ये कीरिट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग इसे कहेंगे। यहाँ पर स्कंद की मोटाई ज्यादा है और कलम की मोटाई कम है। ओके, और चौथा प्रकार इसमें है कलिका रोपण, कलिका रोपण या बर्ड ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग। इसमें कलिका का रोपण किया जाता है। यहाँ जो कलम होगा, सॉरी कलम जो है वो यहाँ नहीं लगेंगे, यहाँ पर कलिका का यूज करेंगे। ये स्कंद वाला भाग है और ये तना है इसका स्कंद का, ये इसकी पर्वसंधि मानो, यहाँ पर पर्वसंधि है। ओके, तो कलिका का यहाँ पर उपयोग करेंगे। किसी उत्तम क्वालिटी या अच्छे गुणों वाले पादप की कलिका लेंगे, कलिका को अलग करेंगे किसी पादप से और अलग करने के पश्चात जिस पादप पर हमें रोपण करना है उस पादप के स्कंद पर एक टी शेप में चीरा लगाते हैं, चाकू की सहायता से एक चीरा लगा रहे हैं टी शेप में। ये जैसे टी शेप में एक चीरा लगा दिया पर्वसंधि के पास। टी शेप में जब चीरा लगाते हैं तो इस पादप की जो छाल है वो यहाँ से कट जाएगी और इस छाल को फोल्ड कर लेंगे। ये जो छाल इसको इधर ले लेंगे और ये छाल इसको इधर ले लेंगे। ओके, और इस कटे हुए पार्ट में जो हमने कलिका ली है उस कलिका को लेकर इस चीरे में अंदर एदा तक फिट कर दिया जाएगा। एदा के साथ कलिका को जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद ये जो छाल है इसको वापस यहाँ ढक दिया जाएगा। कलिका हम इसके अंदर यहाँ फिट, जिससे कलिका हमने यहाँ फिट कर दी है और इसको, इस छाल को वापस इधर कर देंगे। इधर करने के बाद ये जो भाग इसको हम रस्सी से या धागे से और वैक्स की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक है, और कुछ समय बाद ये जो कलिका है यहाँ से अच्छी गुणवत्ता वाले पादप का विकास हो जाएगा। ओके, तो रोपण के हमने 4 प्रकार लिए। पहला प्रकार जीवा रोपण, दूसरा फत्स रोपण, तीसरा कीरिट रोपण और चौथा हो गया कलिका रोपण। यहाँ पर अपना जो एलिंग जनन है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो एलिंग जनन था और एलिंग जनन की जो विधियां थी वो अपनी कंप्लीट होती है। चैप्टर में 2 प्रकार की जनन की विधि हमने ली थी। पहली एलिंग जनन अपनी कंप्लीट हो गई और दूसरी जो है लैंगिक जनन, वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एलिंग जनन में आपकी कोई समस्या आती है तो वो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मेथड आपको समझ में नहीं आया है। ओके,
चलिए दूसरा प्रकार स्टार्ट करते हैं हम जनन का, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसके बारे में विस्तार से हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर संक्षिप्त में थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम कह रहे हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, तो जब हमने लैंगिक जनन पढ़ा था तो वहां पर उसकी परिभाषा में उन्होंने 3 वर्ड लिए थे। पहला वर्ड था वहां पर युग्मक निर्माण, दूसरा शब्द था अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और तीसरा शब्द था निषेचन। इन तीनों शब्द के बारे में बताया था कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें युग्मक निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन, ये तीनों ही अनुपस्थित होते हैं। मतलब ये है कि इनके बिना ही लैंगिक जनन हो जाता है, परंतु लैंगिक जनन जो है इसमें तीनों होंगे, युग्मक निर्माण भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, निषेचन भी होगा। तो लैंगिक जनन जो है वो जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें 2 अलग अलग प्रकार की अर्थात नर और मादा युग्मकों में निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण जो है वो अगली संतति या अगली पीढ़ी का निर्माण करता है। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब लैंगिक जनन के लिए, अब लैंगिक जनन जो है वो पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। हम बात करें यहाँ आवृतबीजी पादपों में, तो आवृतबीजी पादपों में जब लैंगिक जनन होगा तो यहाँ पर सबसे पहले जननांग की आवश्यकता होती है। जो जननांग है उन्हीं में लैंगिक जनन होता है। तो जननांग की हम बात करते हैं तो पादप में जो लैंगिक जननांग है वो क्या है, पुष्प है। पुष्प को एक रूपांतरित पर्रोह भी कहा जाता है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था पुष्प के बारे में, पुष्प की बाहरी संरचना के बारे में पढ़ा था। पुष्प एक रूपांतरित पर्रोह है और इसी से लैंगिक जनन होगा। पुष्प के जो भाग हैं, 4 भाग इसमें आपको बताए जा चुके हैं 11वीं क्लास में। 4 भाग एक पुष्प के अंदर होते हैं। सबसे बाहर की ओर होता है इसमें बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर होता है दलपुंज, दलपुंज के अंदर की ओर होता है पुमंग, और पुमंग के अंदर होता है जायांग। ओके, इसको कहते हैं हम कैलिक्स, ये है कोरोला, और पुमंग कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और जायांग कहते हैं गायनोसियम। ये 4 भाग पुष्प के होते हैं। ओके, चलिए पुष्प के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जैसे ये पुष्प की स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, किसी भी शेप में पुष्प हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये पुष्प के जो भाग हैं, ठीक है, ये पुष्प है। तो इसमें ये तो इसका है बाह्य दल वाला भाग जो हरा होता है, ये जो है इसके दल वाले भाग हैं, और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं पुंकेसर। 11वीं में आपने पढ़ा था, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं ताकि रिवाइज हो जाए आपका। ये पुंकेसर है और ये जो भाग है वो स्त्रीकेसर है। ओके, 4 भाग जो मैंने बताए, बाह्य दलपुंज की इकाई बाह्य दल होते हैं, दलपुंज की इकाई दल होते हैं, और पुमंग की इकाई पुंकेसर है, और जायांग की इकाई स्त्रीकेसर है। ओके, स्त्रीकेसर और पुंकेसर ये पादप में या पुष्प में कह सकते हो जननांग का कार्य करेंगे। स्त्रीकेसर को हम मादा जननांग कहते हैं और पुंकेसर को नर जननांग कहते हैं। पुंकेसर के अंदर पराग कणों का निर्माण होगा, और ये स्त्रीकेसर जो है ये मादा युग्मक बनाता है, मादा युग्मक का निर्माण करेगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर आप पुष्प देख रहे हैं, इसे आप कह सकते हो कि ये पुष्प का अनुलंब कार्ड इसको कह सकते हो, पुष्प का अनुलंब कार्ड एलएस कह सकते हैं। ये नीचे वाला भाग पुष्पासन है, और ये भाग पुष्प व्रंत है जो शाखा से टहनी से परवसंधि द्वारा जुड़ा रहेगा। ठीक है, जो दल वाले भाग हैं वो रंगीन होते हैं। पुष्प को रंग प्रदान करने का काम दल का होता है, पुंकेसर का काम परागकण बनाने का होता है, और स्त्रीकेसर का काम जो है वो मादा युग्मक बनाना, अंडाशय बनाना, अंडाशय या यूं कहें कि फल का निर्माण जो वो उसमें स्त्रीकेसर का योगदान होता है। ये अंडाशय वाला भाग है। स्त्रीकेसर का जो नीचे वाला भाग है ये अंडाशय है, और यही भाग निषेचन के पश्चात फल का निर्माण करता है। तो ये पुष्प के जो जितने भी भाग है वो कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे पुष्प के जो 4 भाग है इनको हम 4 चक्र के रूप में बताते हैं। जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज हैं वो पुष्प के
सहायक चक्र हैं, और पुमंग और जायांग जो ये पुष्प के आवश्यक चक्र हैं। ठीक है, आवश्यक चक्र को हम जनन चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि पुमंग और जायांग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, इसलिए पुमंग और जायांग को आवश्यक चक्र कह सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि जो पुष्प एक पुष्प जो होता है उसमें जैसे आपको 4 भाग बताए हैं, लेकिन 4 भागों के आधार पर यहाँ पर हम पुष्प को 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक पुष्प होता है पूर्ण पुष्प और एक पुष्प होता है अपूर्ण पुष्प। 2 प्रकार के पुष्प होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? पूर्ण पुष्प कौन सा होता है? जिसमें पुष्प के 4 भाग या 4 चक्र उपस्थित हों, वो पूर्ण पुष्प कहलाएगा। अर्थात पूर्ण पुष्प के अंदर बाह्य दलपुंज भी होगा, दलपुंज भी होगा, पुमंग भी होगा और जायांग भी होगा। ऐसे पुष्प जो हैं वो हमेशा कैसे होंगे? द्विलिंगी पुष्प होंगे। ऐसे पुष्प कैसे होंगे? हमेशा द्विलिंगी। ओके, तो ये जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बनाया है, ये किस प्रकार का पुष्प है? ये पूर्ण पुष्प है, अर्थात द्विलिंगी है। पुष्प में जब पुमंग और जायांग स्त्रीके से पुंगे से दोनों होते हैं तो वो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। दूसरा प्रकार है पुष्प का अपूर्ण पुष्प। तो अपूर्ण का अर्थ ये है कि जैसे हमने 4 भाग लिए हैं पुष्प के, तो इन 4 भागों में से कोई भी 1 भाग या 2 भाग या कोई भी भाग यदि अनुपस्थित हुआ तो ऐसे पुष्प अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प जो है वो हमेशा अपूर्ण होते हैं, क्योंकि एकलिंगी पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों में से एक ही होता है। यदि पुष्प में स्त्रीकेसर है तो पुंकेसर नहीं होगा, और पुंकेसर है तो स्त्रीकेसर नहीं होगा। ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का में ऐसे पुष्प आप देख सकते हैं, मक्का में एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ओके, पुंकेसर जिसमें होगा वो उससे आप कह सकते हो पुंकेसरी पुष्प कह सकते हो। जिस पुष्प में पुंकेसर होगा वो पुंकेसरी पुष्प, ये इसको आप नर पुष्प कह सकते हैं, क्योंकि पुंकेसर जो नरजनांग का भाग है। और स्त्रीकेसरी जिस पुष्प में होगा उस पुष्प को आप स्त्रीकेसरी पुष्प कह सकते हैं, या फिर मादा पुष्प भी कह सकते हैं, क्योंकि स्त्रीकेसरी जो पादप का पुष्प का मादा जनांग होता है, इसलिए स्त्रीकेसरी पुष्प को मादा पुष्प भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये पहला चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। चैप्टर संबंधित जो भी आपकी समस्या है आप मुझे ग्रुप के माध्यम से या मेरे पर्सनल नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी समस्या आपकी है उसका समाधान होगा, और जो भी समस्या आपकी आती है वो आप जरूर से बताएं और कमेंट भी करें, ताकि पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ओके।